यहाँ सुबह हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट को पहले कवर करेंगे भाई। आज का जो सेशन होगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट को भाई ये रिलेशन पता है, जो फ्लक्स डेंसिटी होता है ये आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, सही बात है। लेकिन भाई ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया गया है ये एम। तो भाई ये एम है क्या, या फिर ये एम आता कहाँ से, इसका क्या मतलब है, ये समझना होगा ना हम लोग को। और अगर आप नीचे जाएंगे भाई तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग एक्सएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इससे आपका करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का जो सेशन होगा भाई ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं तो भाई यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स करके लिखा गया है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हम लोग समझना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपका यहाँ पे है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जिसको एक्सएम से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, फिर क्या मतलब होता है ना, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप निकालेंगे भाई रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में, है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू होता है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग इसको लेकर के आते हैं भाई, कैसे ये प्रूफ होता है, इस पर भी बात करेंगे। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भाई हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कहानी क्रिएट करके चलेंगे भाई, ताकि दिमाग में छप जाए। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को समझने के लिए पैरेलल में हम लोग को और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या क्या हम लोग और सीखेंगे इसमें, सबसे पहला कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। ओके, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग यूनिट देंगे भाई, इसका यूनिट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। ओके, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, तो इसी से एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इससे क्या समझते हो, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एरो दिखाना पड़ेगा हम लोग को। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे इसका फार्मूला क्या होता है और यूनिट क्या होता है। और जब भी आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे तो इसका 2 केस बनता है भाई। केस 1 आपका करंट कैरिंग लूप के कारण, लूप या फिर कॉइल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉइल जो लेते हैं सिंगल टर्न का होता है भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है ना, यानी n इक्वल टू 1 कर लेंगे आप। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। और इसी में फिर हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ये हेडिंग डाल दीजिए, ऐड कीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसका क्या मतलब समझिए भाई। हम लोगों को पता है कहीं पे भी करंट है ना, कहीं पे भी करंट है भाई, फिर चाहे वायर में हो, है ना, किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। तो अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट के चलते हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। सब चीज़ समझ में आएगा, बस आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे भाई यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला कर लीजिए, यूनिट एंड फार्मूला। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एटम की बात करें भाई, है ना, फिजिक्स 2 तरीके का, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स भाई। तो क्वांटम फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एटम के ऊपर काम करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप एटम की बात करें तो एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना। और वही अगर हम लोग एटम के एक स्ट्रक्चर की बात करें भाई, है ना, इसका मॉडल कैसा है भाई, बीच में आपका न्यूक्लियस है ना, और उसके चारों ओर क्या है,
ऑर्बिट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक तरीके से। हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ नहीं तो एक चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, मूव कर रहा है भाई, है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग को पता है करंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है भाई, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी क्या बनेगा, एक करंट बनेगा, ठीक है। और इस करंट के कारण हम लोग का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भाई यहाँ पे अगेन हम लोग का एक मैग्नेट बनता है, और उस मैग्नेट के कारण हम लोग का यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बनेगा, ओके ना। तो ये सब पे हम लोग बात करेंगे, फिर और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ओके। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। यहाँ पे भाई एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, यानी जब हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, या फिर कहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग के पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है, इन द एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द इनविजिबल फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म वाज प्योरली अ मैजिकल क्वालिटी, है ना। मतलब पहले जादू समझते थे भाई, है ना, क्योंकि इनविजिबल फोर्स है ना, आप देख नहीं पा रहे ना भाई, मैग्नेट में लोहा चिपक जा रहा है तो कैसे चिपक रहा है ना, नहीं समझ में आता था आदमी को, तो उसको जादू समझते थे लोग, है ना। हेंस दे शो लिटिल प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। हाउएवर विथ स्टेडली इंक्रीजिंग scientific knowledge over the passing centuries, magnetism assumed a larger and larger role, है ना। तो जैसे हम लोगों ने साइंस में एक तरीके से भाई गेन किया है नॉलेज, उस हिसाब से हम लोगों को समझ में आ रहा है भाई इसके पीछे साइंस है। टुडे मैग्नेटिज्म हैज़ अटेंड अ प्लेस ऑफ प्राइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना भाई। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म ही तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया भाई। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई, क्योंकि हम लोग का पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन यानी जितने भी मोटर हैं भाई, वो सारे के सारे क्या हैं, मैग्नेट के ऊपर ही तो है। आपका साउंड सिस्टम यानी स्पीकर ये सब हो गया सारा, है ना, माइक ये सब हो गया, सब क्या है, पूरा मैग्नेटिज्म पे ही है भाई। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भाई इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। Without the aid of magnetism, it is impossible to operate such devices जैसे कि जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सब भाई अपने ही क्रिएट कर सकते थे विदाउट द यूज ऑफ मैग्नेटिज्म। वी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ सच वैल्यूएबल एसेट एज द रेडियो। जैसे हम लोगों ने क्या क्या कहाँ का यूज़ किया, रेडियो में यूज़ किया है, टेलीविज़न में, टेलीफोन में, टेलीग्राफ, है ना, एंड द इग्निशन सिस्टम ऑफ आवर कार, एयरप्लेन्स, ट्रक, मतलब हर जगह भाई, ओके। तो ये इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज सो मच डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिज्म दैट विदाउट इट अ वेरी फ्यू ऑफ आवर मॉडर्न डिवाइसेस वुड बी पॉसिबल। यानी बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के या फिर मैग्नेटिज्म के भाई हम लोग आज के जनरेशन में ज़्यादातर डिवाइसेस बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा ज़्यादातर जो है मैग्नेट पे ही काम करता है। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू प्रेजेंट द साइलेंट फीचर ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया भाई, ओके। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे भाई, हम लोग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ भी कोरिलेट करते चलेंगे। डाई का मतलब होता है भाई दो, ठीक है। इसको तोड़ के अगर आप लिखेंगे तो ये हो गया डाइपोल इस तरीके, है ना। तो डाई का मतलब है टू। तो हम लोग को पता है भाई कि जब भी आप मैग्नेट देखते हैं, है ना, तो भाई मैग्नेट क्या होगा आपका, हमेशा दो पोल होगा, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसको कट कर देंगे फिर से अपना क्या कर लेगा, अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल बना रहेगा, और कट कर लेंगे तो भाई फिर से अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल। यानी इसमें कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल, मोनो का मतलब क्या होता है भाई, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितना भी आप छोटा कर लेंगे इसको, उसका फिर से नॉर्थ एंड साउथ क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे छोटे मैग्नेट की बात करें भाई, सबसे छोटा चीज क्या है इस दुनिया में, सबसे छोटा चीज है भाई एक सिंगल एटम, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे छोटा चीज जो है मेरे पास एटम है। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं भाई, है ना, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, सीधी सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब क्या, इसमें भाई एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखा है, ये न्यूक्लियस दिखा दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण आता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया भाई कि ये रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं इस तरीके से। तो भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक तरीके से ऑर्बिट में, तो इससे चलते मेरा एक करंट क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन में देखा है, तो करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इस करंट के कारण क्या होगा, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि बोर्ड के अंदर जाएगा भाई। क्लियर हो रहा है? तो क्योंकि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा आपका ये एटम है ना भाई, ये अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा, समझे। और इस मैग्नेट का भी क्या होगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। कैसे पोल बनता है ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको आप एज्यूम कीजिए कि भाई एक करंट कैरिंग लूप है, या फिर कहिए करंट कैरिंग कॉइल है, क्योंकि भाई ये एक सर्कुलर शेप में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो अगर हमने उसको ऐसे दिखाए
कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ भाई 3D वे में, ओके। और इस तरीके से हम लोगों ने डायरेक्शन दिखा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई मेरा इस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो जो करंट बनेगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाते हैं पहले। तो अब देखिए कि भाई मेरे पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम लोग चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मोड़े भाई, तो बोर्ड के अंदर जाएगा ना। फिर देखिए सो हम लोग 3D वे में दिखा रहे हैं ना, 3D वे में दिखा रहे हैं, मतलब क्या, इसको ठीक है ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप देखते हैं तो सीधी सी बात है, अब सिंक्रोनाइज हो रहा है ना। ऐसे देखिए, अगर मैं चारों फिंगर को ऐसे मोड़ूँ, ऐसे जाकर मोड़ रहा है, यानी इधर से, यानी इसका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे। क्लियर हुआ। अब क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, तो अब इसमें देखिए कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। हम लोग को पता है ऑलरेडी, अगर हम यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करें तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अगर यहाँ से नॉर्थ दिखाई दे तो क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे भाई, है ना, और ये साउथ में एंटर करता है। क्लियर हो रहा है। तो अगर आप एयर की बात करें, क्योंकि भाई मैग्नेट के बाहर क्या है, ये पूरा का पूरा एयर है ना, तो एयर में हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ में जाके एंटर करता है भाई, समझ में आया। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर ही देखते हैं, मैग्नेट के अंदर ही देखते हैं भाई, तो मैग्नेट के अंदर देखिए साउथ के अंदर घुस रहा है, साउथ से घुस रहा है, नहीं ये क्लोज लूप होता है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप होगा, यानी अंदर से भी फ्लो करता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अंदर में देखिए मैग्नेट के अंदर में जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है भाई। और वही अगर आप एयर की बात करें, मैग्नेट के बाहर की बात करें, तो नॉर्थ टू साउथ की तरफ होता है, इतना आपको ध्यान रखना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, है ना, इस डायरेक्शन में था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से, है ना, निकाल लिया कि भाई पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब क्या कि भाई अब देखिए यहाँ पे हम लोग को नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे साउथ पोल। क्यों? क्योंकि भाई ये अपने आप में कॉइल मैग्नेट बिहेव कर रहा है ना भाई। तो अभी जस्ट बताया कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ तरफ जाता है। तो साउथ यहाँ पे ऊपर में होगा, नॉर्थ इधर होगा, तभी तो आप दिखाएंगे। अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट दिखाऊं, यहाँ पे कंप्लीट बना के दिखाऊं, तो भाई यहाँ से ये अगर इसको नॉर्थ बना लिया आपने, है ना, इसको बेटर होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नॉर्थ दिखा दे रहा है। तो भाई क्योंकि इधर एयर है ना, अब समझ में आया, ये पूरा पूरा एयर है, तो एयर में भी जस्ट समझाया कि भाई नॉर्थ से निकलता है, साउथ में आता है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और ये कुछ इस तरीके से फिर ये पूरा का पूरा क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? तो भाई इधर मेरा नॉर्थ बनेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलना चाहिए, तो नॉर्थ हो गया, ऊपर में मेरा साउथ, क्योंकि साउथ में फिर एंटर करता है। तो वही चीज़ है कि भाई इस पूरे दुनिया में हम लोग अगर सबसे छोटे मैग्नेट की बात करें तो वो क्या हो सकता है, एक एटम के थ्रू, है ना, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है भाई, उसके चलते करंट आएगा, उसके चलते भाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये अपने आप में फिर एक क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, सबसे छोटा मैग्नेट, है ना। यानी इसका भी क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये है क्या, तो मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं भाई, कहीं पे भी कोई भी मैग्नेट रखा हुआ है ना, तो इसमें भाई हमेशा दो पोल क्रिएट होंगे, नॉर्थ और साउथ। क्योंकि इसमें दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया डाई। डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब तो आप समझ ही रहे भाई। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं, आप सीधे सीधे कहेंगे भाई मैग्नेट को बोलते हैं। मैग्नेट को एक साइंटिफिक नाम के थ्रू आप कह सकते हैं भाई कि मैग्नेट का एक साइंटिफिक नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भाई हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, दो तरीके के चार्ज होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी भाई। जैसे यहाँ पे एटम में देखा, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के चलते पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चलते नेगेटिव चार्ज। तो पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे दुनिया भाई, दो ही तरीके का चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया भाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देखते हैं कि भाई मान लेते हैं मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और कुछ दूरी पे हम लोग का एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इसको मान लेते हैं Q1 है, इसको मान लेते हैं Q2 है भाई, है ना। इनके बीच में हम लोगों ने एक सेपरेशन डिस्टेंस दिखाएंगे। मैग्नेट में भी देखेंगे अगर आप, तो भाई यहाँ पे भी, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफरेंट करता है ना, कट करता है एक तरीके। इधर इतना दूर नॉर्थ हो गया, इतना दूर साउथ हो गया। मशीन में भी जब आप पढ़ते हैं, जैसे अगर हम लोग ये वाला डिज़ाइन दिखाए, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो भाई इसके बीच में हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दिखाते हैं ना, MNA, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं भाई कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरीके से जीरो है।
ठीक है। तो इतना दूर जो है ये पूरा पूरा नॉर्थ का रीजन हुआ और इतना दूर जो है पूरा पूरा साउथ का रीजन हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे भाई कि दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, इनके बीच में जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे भाई ये सेंटर से लिया जाता है। सेंटर को हमने यहाँ पे इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर हुआ? तो इसके सेंटर से लिया जाता है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें भाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल लेंथ अगर d ले लेते हैं, ये डिस्टेंस अगर d है तो भाई यहाँ से सेंटर तक का दूरी क्या हो जाएगा d/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका d/2। लेकिन क्योंकि भाई हम लोग का यहाँ पे d/2 लेकर के चलना कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कहीं पे भी d/2 अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में इशू करता है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मॉडल नहीं यूज़ करके, मतलब ये डिस्टेंस को इस तरीके से ना दिखा करके हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये Q1 है, ये Q2 है और ये मान लेते हैं इनके बीच का सेंटर लाइन है भाई। ओके, तो अब जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हम लोग इसको d मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक d है और अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक d। तो टोटल जो दूरी होगा भाई ये कितना हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2d कहाँ से आता है ये चीज़ आपको समझ में। वही अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे तो भाई यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएं, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। तो भाई ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया ना मैंने, इसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि सेंटर से एक तरीके डिवाइड कर रहा ना, तो उसको आप MNA बोल सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी मशीन पढ़ा हुआ है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इसी को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस की बात करें भाई, तो यहाँ पे भी क्योंकि ये नॉर्थ पोल अलग है साउथ पोल अलग है, तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं अगेन सेंटर को रेफरेंस लेकर के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा भाई ये कितना हो जाएगा, इसको d मान लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं, ये भी हम लोग का d है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। किसी बुक में भाई d ना लेकर के l लिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मेरा l है ना, ये मेरा l है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरा l है। ओके, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी भाई हम लोग देख रहे हैं दो चार्ज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दिखा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल बोला, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हुआ? अब देखिए हम लोग भाई, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने मैग्नेट को रिप्रेजेंट करना सीखा है भाई, हम लोगों को पता है दोनों मैग्नेट के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस है 2l के बराबर है। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल बन रहा है ना, तो नॉर्थ पोल मतलब क्या, यहाँ से भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ना इस तरीके से, साउथ में एंटर करेंगे। और हम लोग को पता है जो सबसे डेंस है ना, सबसे ज़्यादा जो डेंस है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं पे है, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बहुत नज़दीक होते हैं भाई। इधर देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जब भी आप, जैसे मान लेते आपके पास स्टेपलर वाला पिन है, छोटा पिन है भाई है ना, तो उसको अगर आप चिपकाएंगे तो सबसे ज़्यादा यहीं पर चिपकेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है भाई, सबसे ज़्यादा ताकत होता है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल के ताकत को, यानी पोल कितना ताकतवर है, कितना ज़्यादा आयरन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकता है, फिर दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, फिर रिपेल कर सकता है ना, उस ताकत को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और इसको हम लोग भाई स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल m, और जितना ताकत नॉर्थ पोल का होगा उतना ही सेम ताकत जो होगा साउथ पोल का भी होगा। तो इसको अगर आपने m दिखा है तो ये भी m होगा, अगर आप इसको m1 दिखा रहे हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड m1 के बराबर होगा। समझे? दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है भाई। मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं, क्योंकि भाई हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसी चीज को टेक्निकल वर्ड में बोलने का तरीका है कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, यानी मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं। इसको मैंने कोरिलेट करवाया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको पोल स्ट्रेंथ बताया m1 m2 है ना, यहाँ पे भाई इसका चार्ज का स्ट्रेंथ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं p से, स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल p से नहीं भाई, इसको कोई भी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बुक में किस तरीके से दिखाया गया है ना।
देखिए इसको Q से दिखाते हैं भाई, ठीक है ना, Q से दिखा देता है। तो अगर ये Q है तो ये भी आपका Q होगा, ठीक है। तो इनका स्ट्रेंथ भाई। अब देखिए हम लोग यहाँ पे भाई अब फर्स्ट फार्मूले के ऊपर बात कर रहे हैं। फर्स्ट फार्मूला है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ दिखाया ना, पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लोगों ने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। तो भाई इसका यूनिट क्या होगा या फिर इसका फार्मूला क्या होगा, है ना, ये कहाँ से आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड के ऊपर आ रहे हैं कि भाई ये तो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। अब दूसरा वर्ड हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे भाई पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा। न्यू पेज पे आता है, देख मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी भाई, और इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो अभी जस्ट मैंने को बताया कि दो केस बनेंगे। एक तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, शॉर्टकट में मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे आता कहाँ से। ये होता है भाई NIA, जहाँ पे N क्या है, ये भाई नंबर ऑफ टर्न्स, I जो है कॉइल के अंदर या फिर लूप के अंदर जो करंट फ्लो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, A जो होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है भाई, ओके ना। तो ये फार्मूला है किसके लिए है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इसका यूनिट की बात करें, फार्मूला कहाँ से आता है अभी हम लोग ड्राइव करेंगे भाई। ऐसे आप सीधे सीधे समझ सकते हैं भाई, मेरे पास अगर कोई वायर है, एक सिंगल टर्न का वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो रहा भाई I एम्पियर का इस तरीके से, तो और इसका मतलब समझिए पहले कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब भाई सीधे सीधे कि कहीं पे भी अगर आप मैग्नेट बना रहे हैं, फिर चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तो भाई वो मैग्नेट कितना ताकतवर होगा, है ना, या फिर कहिए इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना ताकतवर बनेगा, वो सीधे सीधे डिसाइड करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यही बताता है भाई कोई भी मैग्नेट जो है कितना ताकतवर पोल स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा, ओके, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है वो मैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल क्रिएट करेगा भाई, या फिर इसका पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये इसका सीधे सीधे मतलब है। सबसे पहला मतलब बार बार समझा रहा हूं क्योंकि भाई बच्चे लोग काफी कंफ्यूज होता है। पहला है कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल से आप क्या समझते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं, एक मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फिर कहिए ये इसका साइंटिफिक नाम है भाई। दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या है, तो भाई ये बताता है किसी भी मैग्नेट में कितना ताकत है या फिर कहिए कितना स्ट्रॉन्ग वो अपना पोल क्रिएट करेगा, है ना, ये इसको बताता है। और इसमें दो केस माना होता है। पहला कि भाई करंट कैरिंग लूप, क्योंकि भाई अगर ये कॉइल है इसके अंदर करंट फ्लो रहा, सीधी सी बात है भाई, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा, यहाँ पे साउथ, तो अपने आप में मैग्नेट बन गया ना, समझे। तो इसका भाई जो फील्ड है या फिर जो पोल है, इस पोल का कितना ताकत है, ये चीज कौन बताएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताता है भाई। ओके, तो ये हो गया आपका एक करंट कैरिंग लूप के लिए। तो आप कह सकते हैं फार्मूला कहाँ से आता है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है किसके लिए, एक करंट कैरिंग लूप के लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर। भाई आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा लूप के अंदर उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा भाई, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आप कह सकते हैं भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग एक तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या फिर कहिए उसके कारण उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या, जितना बड़ा आप लूप लेंगे भाई, जैसे एक लूप ये ले लीजिए, है ना, तो भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका पोल स्ट्रेंथ होगा भाई।
तो इन सबको अगर हम लोग एक साथ मर्ज करें तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। और इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो भाई यहाँ पे एक कांस्टेंट के आता है ना, एन आई ए एक साथ अरेंज करते रहे। और यहाँ पे भाई इत्तेफाक की बात है कि भाई के का वैल्यू जो है 1 के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे के को नहीं दिखाते हैं, सीधे सीधे हम लोग एन आई ए लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए। अब अगर इसका यूनिट की बात करें भाई, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो भाई इसका तो कोई यूनिट नहीं होता। करंट का देखिए, करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट की अगर बात करें तो भाई ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मैंने आपको बताया है ना कि भाई एक मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने का नाम है ये, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये 2L होता है, कि सेंटर से लेकर के ये L है, ये L है, तो टोटल कितना और 2L के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और रिलेशन लिख रहा हूँ भाई कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, एक तो फार्मूला ये हो गया, ठीक है, एक और फार्मूला मैग्नेटिक डाइपोल, यानी इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो ये होता है आपका जो डिस्टेंस है वो, और जो पोल स्ट्रेंथ है ये, ठीक है ना, इसका पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए m है, इसका भी m है, क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर होता है, साउथ नॉर्थ दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक और फार्मूला बनता है, ये होता है आपका m मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनटू जो इनका डिस्टेंस है वो। समझ में आया? तो एक ये फार्मूला बन गया भाई। अब यहाँ से अगर हम लोग पोल स्ट्रेंथ की बात करें भाई कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ से क्योंकि m क्या है, m मेरा पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, और ये जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है भाई। तो यहाँ से हम लोग m की बात करें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 2L। अब इसका यूनिट जस्ट मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताया, कितना है आपका, देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये इसका हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे में भाई 2L है, L मतलब क्या मीटर होता है ना, तो ये एक से एक कट जाएगा, इसका मतलब क्या, ये आ जाएगा सीधे सीधे एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ का कभी भी यूनिट आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर मीटर। क्लियर हुआ? अब आते भाई थोड़ा सा आगे, देखिए फर्स्ट केस तो हम लोग समझ लिया ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अब इसी में भाई एक और सेकंड केस बनता है, इसमें हम लोग एक और सेकंड केस पढ़ेंगे, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भाई, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका देखते हैं भाई, इसका फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करेंगे। देखिए अब यहाँ पे भाई हम लोग सीधे सीधे एक एटम को दिखा रहा है, ये इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक तरीके से, ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, न्यूक्लियस हो गया, इसका ऑर्बिट हो गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस इसका r के बराबर है, और मान लेते हैं v वेलोसिटी से एक तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ये इसका वेलोसिटी हो गया। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन करंट भाई हम लोग को करंट देखने को मिलेगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T है ना। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो भाई चार्ज क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, टाइम क्या होता है, टाइम यहाँ पे भाई जब देखिए सबसे पहले हम लोग के पास ऊपर में फार्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या है, N इंटू आई इंटू ए है ना। तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो भाई क्योंकि यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स क्या कंसिडर करेंगे। तो भाई क्योंकि एक ही सर्कल में बार बार घूम रहा है, जैसे मान लेते हैं इसको आपने रेफरेंस मान लिया है ना, तो एक चक्कर लगाएगा भाई, फिर से यहाँ से फिर क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा अपने आप को है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट में n इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, यानी ये मेरे पास एक सिंगल टर्न का एक तरीके से लूप है ना। एक एटम को ही हम लोगों ने क्या कर लिया, एक सिंगल टर्न मान रखा है भाई, ओके ना। तो अभी सबसे पहले हम लोग करंट देख रहे हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के कारण कितना करंट देखने को मिलेगा हम लोग। तो
चार्ज की जगह हम लोगों ने ई लिख दिया, और यहाँ पे अब हम लोग को टाइम चाहिए, तो टाइम मतलब क्या, टाइम पीरियड चाहिए भाई। टाइम पीरियड कहना मतलब क्या है भाई, इसको एक चक्कर लगाने में, है ना, टाइम पीरियड का मतलब क्या भाई, है ना, एक साइकिल बनाने में जो भी समय लगे, तो इसका एक साइकिल कितना होगा, जब ये पूरा पूरा एक चक्कर लगाएगा। एक साइकिल मतलब क्या, जब ये अपने आप को, एक साइकिल का मतलब क्या होता है भाई, कि जहां से ये फिर से अपने आप को रिपीट करने लगे। तो भाई आप देख रहे हैं इस पॉइंट से क्या कर रहा है, फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। तो वही चीज़ है भाई, अगर आपने इसको रेफरेंस मान लिया तो एक चक्कर, ये पॉइंट मान लिया रेफरेंस है ये पॉइंट, ठीक है, तो एक चक्कर के बाद फिर से क्या करेगा, अब यहीं से रिपीट करने लग गया ना, तो एक चक्कर इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा भाई। तो अगर हमने यहाँ पे टाइम की बात करें, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भाई यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और क्योंकि स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें भाई, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, एक चक्कर लगाना डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, 2πr के बराबर होगा। और मान लेते हैं v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम लोग v से दिखा दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा टाइम पीरियड हो गया। तो करंट की बात करें तो q की जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, क्योंकि हम लोग एक एटम की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका 2πr डिवाइडेड बाई v, तो ये v ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा e इंटू वी डिवाइडेड बाई 2πr। ये मेरा एक तरीके से करंट आ गया भाई, ये मेरा करंट है। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग के पास जो बेसिक फार्मूला था, क्योंकि भाई ऊपर में आपने किसके लिए प्रूफ किया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, यानी एक लूप है, यानी एक कॉइल है, उसके अंदर करंट फ्लो रहा है भाई। तो यहाँ पे अगर आप एक एटम को देखते हैं तो एटम भी भाई एक कॉइल की तरह तो बिहेव कर रहा है, एक इसका लूप है, यानी उस लूप में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के चलते मेरा यहाँ पे करंट बन रहा है भाई। तो यही तो फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो हम लोग के पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बेसिक फार्मूला क्या है, n इंटू आई इंटू ए। तो भाई अभी जस्ट मैंने बताया कि ये लूप को हम लोग सिंगल टर्म मान के चलते हैं, यानी n इक्वल टू 1 हो जाएगा। करंट अभी जस्ट निकाल लिया हम लोगों ने, है ना, ये आया आपका e इंटू वी अपॉन 2πr। और अब हम लोग यहाँ पे एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा भाई, रेडियस हम लोगों ने r मान रखा है ना, यहाँ से लेके आते हैं रेडियस r मान रखा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा e इंटू वी इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ। अब इसमें और भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं भाई, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को इतना ही समझना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज चल रहा है। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे भाई। अब यहाँ पे कंपेयर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर मान लेते हैं हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लिख दे रहा हूँ, और इधर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इधर हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इधर जब भी हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल की बात होती है। अभी और भी हम लोग डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का नॉर्थ साउथ। अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। ओके, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, प्लस माइनस भी दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही दिखा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से लेके आते हैं डिस्टेंस मान लेते हैं 2d है, ये q है, ये भी q है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसका m हो गया पोल स्ट्रेंथ, ये भी m हो गया। इसका जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, क्या था आपका, पोल स्ट्रेंथ इनटू जो भी इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, कितना था, 12 के बराबर हम लोग लिया हुआ था। ओके, 12 के बराबर, यही फार्मूला आपका यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का स्ट्रेंथ है वो q इंटू जो इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो भाई कितना फोर्स से ये ताकत लगाएगा, तो हम लोग को पता है F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई E0 ER R स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस जो भी लिया है, R भी दिखा सकते हैं, 2D भी आपने अपना है भाई, ठीक है। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ के हिसाब से। यहाँ पे वही चीज़ होता है भाई, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो यहाँ पे भी हम लोग को फोर्स देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
अगर आप यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है समझा दिया, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अभी जस्ट बताया है ना, यहाँ पे लिखा ना चार्ल्स कूलम्ब्स है ना, जो कूलम्ब्स लॉ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी दिया है कि भाई फोर्स कितना लगेगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का, वही आपके मैग्नेटिज्म में भी दिया भाई कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है, जैसे एक मैग्नेट का ऐसा आइसोलेटेड मैग्नेट तो भाई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप समझिए कि भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है, नॉर्थ है तो इसका भाई आइसोलेटेड पोल तो होगा नहीं, तो साउथ भी दिखाना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भाई मान लेते हैं यहाँ पे साउथ पोल है और इधर आपका नॉर्थ पोल है, इस तरीके से है ना, इनके बीच में हम लोग का सेपरेशन डिस्टेंस दी, तो भाई इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो कितने ताकत से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, किसने दिया है, चार्ल्स कूलम्ब्स ने, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था वही चीज़ यहाँ पे भी भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई कितने के बराबर है, वही चीज़ है भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जो फोर्स था ये Q1 Q2 पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे कांस्टेंट था आपका 4 पाई E0 ER। वही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी वही कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा ये पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है M1 M2 के ऊपर, है ना। M1 M2 यहाँ पे क्या है भाई, ये जो दो मैग्नेट आपने दिखाया ना इनका पोल स्ट्रेंथ, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, नहीं ये मान लेते हैं मैग्नेट A है तो इसका भाई पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसका मैग्नेट मान लेते हैं सेकेंड मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ 2 है ना। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो यहाँ पे k कांस्टेंट आ जाएगा, k की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 पाई μ0 इंटू μr, और सबको एक साथ पुट करेंगे तो भाई ये आपका फाइनली फोर्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका कूलम्ब्स लॉ ने ही दिया है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है भाई, अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें इसको भाई डिफरेंट तरीके समझाया गया, कोई नहीं, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट यहाँ पे है ना वेबर, तो ओके इस फार्मूले के थ्रू निकाला गया भाई। ऐसे जो हम लोगों ने सीखा वो भी सही है, सिचुएशन के हिसाब मतलब ऑप्शन के हिसाब देखना पड़ेगा किस वे में आपसे पूछा गया है। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब ये M1 M2 क्या है, मेरा पोल स्ट्रेंथ ही है ना, तो आप समझिए ये तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू होगा भाई, इसका कांस्टेंट वैल्यू होगा, और μr का वैल्यू तो 1 होगा, एयर ले लिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच में, दोनों मैग्नेट के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है 1 मीटर का है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ये हम लोगों ने m मान रखा है, ठीक है ना, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है वो बराबर है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो भाई जो फोर्स का एक्चुअल वैल्यू आएगा ना कितने के बराबर आ जाएगा, इतने के बराबर बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया इतना, कब, जब हम लोग का डिस्टेंस इतना है और ये आपस में बराबर है, और ये मान लेते 1 के बराबर है, ठीक है ना, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1, यानी यूनिट मान के चल रहा है भाई, यूनिट स्ट्रेंथ है सबका। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इतना फोर्स आता है एक तरीके से, तो F इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने M स्क्वायर की M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M कर रखा हम लोगों ने 4 पाई, है ना, μ0 का वैल्यू डाल दिया और डिस्टेंस मेरा 1 था, तो यहाँ से हम लोगों ने M का वैल्यू निकाल लिया, इतना है, ठीक है। तो ऐसे कर लिया तो वेबर भी हो जाएगा, है ना, लिखा ना, हेंस यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज 1 वेबर। आगे आते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग अभी कंपेयर कर रहे थे ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा प्रोपोर्शन होगा M1 M2 डिवाइडेड बाय जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई, कि यहाँ पे भाई इसमें परमिटिविटी चलता है, इसमें आपका परमिएबिलिटी चलता है, तो μ0 हो जाएगा, μr हो जाएगा, और जो भी आपका डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद एक और फार्मूला देखते हैं। हम लोग को पता है भाई जैसे कोई भी चार्ज रखा हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट से कोई भी चार्ज उठा करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, हमारा टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा ये 1 कूलम का, तो इस पॉइंट पे अगर आप रखते हैं तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगेगा ना, तो ये फोर्स कितने के बराबर होगा, क्या लिखेंगे, ये चार्ज जो है मान लेते हैं कैपिटल Q है इसका, कैपिटल Q इंटू ये, क्योंकि टेस्ट चार्ज है भाई, तो टेस्ट चार्ज हमेशा 1 कूलम का होता है, तो इसमें मैं क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि भाई फोर्स का ही फार्मूला है ना, तो उसी हिसाब से रख रहा हूँ भाई, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ना भाई, इनके बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस, इतना छोटा डिस्टेंस है, तो भाई कितना फोर्स है इसको धक्का देगा, तो ये फार्मूला लगा रहा हूँ। Q जो है मेरा मेन चार्ज, ये Q लिख दिया, टेस्ट चार्ज मेरा 1 कूलम का है, बाकी जो है आपका 4 पाई E0 ER R स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा। एक फार्मूला भाई, अगर आपके पास कोई भी चार्ज है और इस चार्ज से चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, कैसे बनाते हो,
पैरेलल प्लेट ले लीजिए, है ना, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रख दिया तो भाई इस पर क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो भाई ये फोर्स कितने के बराबर होता है, एक और फार्मूला होता है इसमें, F इक्वल टू आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनटू जो आपका चार्ज का स्ट्रेंथ है वो, है ना। सही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा भाई हम लोग का कि मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई बाहर से मैग्नेट लेकर के आ रहा है भाई, ठीक है ना, है ना, मान लेते कोई मैग्नेट रखना है नॉर्थ पोल, ऐसे सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो भाई यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा, तो फोर्स कितने के बराबर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, इसका जो भी पोल स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि भाई यूनिट पोल लेके आ रहा है, इसका जो है मान लेते हैं m है, तो उसी हिसाब से आपका पैरेलल ही चलता है, ठीक है। तो इस सबका रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करके दिया जा रहा है भाई। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा भाई स्मॉल m से आप क्या समझते हैं, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, कैपिटल M मतलब क्या, भाई ये मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसके अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग दो केस अभी जस्ट समझा है, यहाँ पे हम लोगों ने दो केस अभी समझा ना। एक तो आपका कॉइल के लिए, कि आपका कॉइल था, तो कॉइल के लिए देखिए डायरेक्शन क्या होगा, मान लेते हैं इस पर करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे ले लिया, फिर इसको थोड़ा उल्टा डायरेक्शन ले लेते हैं, दोनों तरफ से इस तरीके से दिखा देते हैं भाई। ओके, तो इस बार जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर तरफ बनेगा इस तरीके से। ओके, इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर में एयर में निकल रहा है, नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा। तो अब देख, इसको कुछ लोग ट्रिक बनाकर करते हैं भाई, ऐसे ट्रिक बनाना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखेंगे भाई, है ना, इसको टॉप से देखेंगे तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट का डायरेक्शन वो कैसा दिखेगा आपको ऊपर से देखने में। और एक बार आप इसको बॉटम से देखिए, नीचे से अगर आप देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर आप नीचे से देखेंगे भाई, इसको अब थोड़ा सा वो लगेगा, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो भाई ये कैसा दिखेगा आपको, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। सही है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज बनेगा भाई, यानी करंट का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज। और वही अगर आप इसको बॉटम से देखते हैं, तो बॉटम से अगर आप देखेंगे भाई, इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा इशू होता है भाई इस तरीके से, बट बेटर है हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे अपने फील्ड के साथ चलेंगे, ठीक है। फील्ड के हिसाब से आप पता है ना, यहाँ पे एयर मान लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल यहीं बनेगा, नॉर्थ पोल से एयर में निकलता है, ठीक है, और साउथ पोल में फिर एयर से घुसता है इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वही आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है भाई, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। नहीं तो फिर करंट के हिसाब से आप देख सकते भाई कि ऊपर से देखने में आपका करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पे होगा वहाँ पे नॉर्थ बनता है, ठीक है, नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब बच्चों के लिए होता है भाई, बच्चों को याद करवाने के लिए एन लगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, नाम में ही छुपा एन, तो जहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बनेगा। और बॉटम में अगर आप देखें तो करंट का डायरेक्शन आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो करंट का डायरेक्शन लूप में अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपका साउथ पोल बनता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की अगर बात करें तो भाई जिस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही आपका मैग्नेटिक डाइपोल का भी डायरेक्शन बनेगा। अब हम लोग आते हैं भाई अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं और कुछ है इसमें बुक में दिया हुआ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए एच के बारे में सबको पता भाई, है ना, इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ये क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए हम लोग को पता है भाई, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं 1852 की। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वेवर, ओके। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, एटम्स, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल्स। एटम का मतलब क्या कि भाई ये आपको रियल लाइफ में कभी भी सिंगल मिलेगा ही नहीं, समझे। जैसे मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं भाई, ठीक है, तो
तो ऑक्सीजन क्योंकि O2 यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल से ये, इसमें दो मतलब मिनिमम जो है भाई आपका, अगर आप ऑक्सीजन चाहिए तो मिनिमम आपको 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम लोग मोनो एटम्स की बात करें, मोनो मतलब सिंगल जो होता है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, सब क्या है भाई डायटोमिक हो गया, H2 हो गया, मतलब कभी भी जब भी मिलेंगे इसी फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे एल्युमिनियम की बात करें भाई, तो एल्युमिनियम का एक सिंगल एटम आपको मिलना मुश्किल है ना, कॉपर का एक सिंगल एटम नहीं मिलेगा भाई। जैसे मान लेता है आपके पास बॉक्साइट का ओर है ना, क्योंकि बॉक्साइट से तो हम एल्युमिनियम बना रहे हैं, तो जो बॉक्साइट मिलता है भाई वो टुकड़ों में मिलता है ना, उसका एक पूरा का पूरा क्या मिलेगा, इतना छोटा सा या फिर बड़ा सा टुकड़ा मिलेगा। तो भाई क्योंकि वो अपने आप में काफी बड़ा पीस है, तो बहुत सारे यानी बिलियंस ट्रिलियंस एटम यानी एल्युमिनियम के एटम से मिलकर के बना होगा ना, समझ में आया। तो सिंगल एटम भाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि सिंगल एटम नेकेड आई से देख ही नहीं पाइएगा, तो आप उसको निकाल कैसे पाइएगा जमीन से, है ना, मुश्किल है। तो जब भी मिलेंगे तो भाई मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जब बहुत सारे एटम है ना 10 से 15 एटम जो है एक साथ कंबाइन हो जाएंगे भाई, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस वेदर मैग्नेटाइज, फिर वो मैग्नेटाइज हो या फिर ना, इज अ कंप्लीट मैग्नेट, मतलब अपने आप में मैग्नेट होता है भाई। कैसे मैग्नेट हो समझिए, मतलब कह सकते हैं इस पूरे दुनिया भाई, इस पूरे दुनिया में हर एक चीज क्या है, एटम से मिलकर के बना हुआ है, फिर चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। और क्योंकि एटम के अंदर आप देख रहे हैं भाई कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कारण क्या होगा, करंट आएगा, करंट कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कारण क्या होगा, एक डाइपोल बनेगा भाई, या फिर कहिए एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, यानी ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा भाई। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या, ये मैग्नेटिक बिहेव करेगा, ओके, ये अपने आप मैग्नेट बन जाएगा। यानी इस पूरे दुनिया भाई सब चीज अगर एटम से मिलकर बना हो रहा, आप जस्ट देख रहे हैं एटम के अंदर भाई करंट आ रहा है, करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो भाई ये अपने आप में एटम क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो सारे चीज हम लोग का जो बॉडी ये भी क्या है, ये मैग्नेट ही भाई। लेकिन अब ये मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये तो हम लोगों ने कर लिया प्रूफ कि भाई सब चीज जो है आपके मतलब सब चीज के अंदर क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट आएगा, करंट के चलते फ्लक्स बनेगा, फिर कहिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई। तो किस मैग्नेट को हम लोग भाई मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, किसको नॉन मैग्नेटिक, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इस लाइन को पढ़िए, पहले इस लाइन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइन है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी मॉलिक्यूल्स, एवरी मतलब क्या, प्रत्येक, हर एक चीज, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस वेदर मैग्नेटाइज्ड और नॉट, वो फिर चाहे मैग्नेट है, इसका क्या मतलब समझाता हूँ, इज अ कंप्लीट मैग्नेट, मतलब अपने आप में मैग्नेट है, हैविंग अ नॉर्थ पोल, यानी इसका अपना खुद का नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, और दोनों का जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा सेम होगा भाई। अब किसको हम लोग मैग्नेटाइज कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे भाई, इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक किसी भी मतलब कोई भी टुकड़ा है भाई, ठीक है, मान लेते हैं कोई मेटल का टुकड़ा है, तो भाई इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें इस तरीके के घर बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, इस तरीके से। तो भाई इसको हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक सिंगल एटम को हम लोग दिखाना, तो इसके चलते क्या बना, मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसको हम लोग ऐसे लाइन से दिखाते हैं, एक, ठीक है, तीर से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो एक हम लोगों ने दिखाया ना बॉक्स, इसमें मान लेते हैं जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसमें दिखा देते हैं, मान लेते इस डायरेक्शन में है, इसमें दिखा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में भाई, है ना, इसमें दिखा देते हैं भाई ये कुछ इस तरीके से है, इसमें दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से है, समझ में आया। तो आप देख रहे हैं भाई रैंडमली अलाइंग जहां बनता है एक तरीके से इसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक डाइपोल, यानी हर एक मैग्नेटिक कारण जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल देखने को मिल रहा है वो तितिर बितिर हो रखा है, इधर उधर पूरा छितराया हुआ है ना, एक डायरेक्शन में अलाइंग नहीं है। आप कह सकते हैं भाई इसके चलते जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका एक और दिखा देते बॉक्स कहीं ऊपर में छोटा सा, है ना। तो ये क्योंकि भाई ऊपर डायरेक्शन में, तो इसके चलते जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके चलते जो भी, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, इसके चलते जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके चलते जो भी ना वो कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट जो होगा ये कैसा दिखाएगा, न्यूट्रल, कोई भी इसमें भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखने को मिलेगा, ये न्यूट्रल है, समझ गए। लेकिन ये अपने आप में एक मैग्नेट है ना, अपने आप में भाई इसके अंदर क्या है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये अपना, है ना। लेकिन ओवरऑल देखने पे भाई एक न्यूट्रल पीस है ना, इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब देखिए किसको हम लोग मैग्नेटाइज कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए, यानी कोई भी मटेरियल को अगर आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं भाई, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मान लेते नॉर्थ है, इधर हम लोग साउथ कर रहे हैं। अब हम लोगों ने, या फिर इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास पीस था, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है,
है ना, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रख दिया भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे जो अंदर में जो डाइपोल है ना, जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता है भाई। जैसे मान लेते हैं सारा का सारा जो डाइपोल है अंदर में, जो इधर उधर पहले रैंडमली अलाइन थे जहाँ मन था, वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो पीस है, ये जो पीस है भाई, ये अपने आप में मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका सारा का सारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना, वो एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, यानी इसका नॉर्थ साउथ, इसका भी नॉर्थ साउथ सब एक ही डायरेक्शन में, यानी अपने आप में क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ तरफ बिहेव करने लगेगा। समझ गए? वही अगर मान लेते हैं हमारे पास एक और पीस है और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे थे उस समय क्या होगा, यही वाला सिचुएशन होगा, रैंडमली अलाइन होगा इधर उधर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण अब इसका जो सारा का सारा जो डाइपोल है ना भाई, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने दिया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से अलाइन हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना, अपोज कर रहा है। तो इसको हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं भाई। ये पूरा का पूरा अलाइन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। और एक होता है आपका पारा। पारा में क्या होता है भाई, मतलब पूरा का पूरा आपका अलाइन नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अलाइन होगा, यानी थोड़ा बहुत वो मैग्नेटिज्म दिखाता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे थ्योरी में पढ़ रहा है। तो अब देख दिखा है ना कि भाई जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या अनमैग्नेटाइज, यानी यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो भाई जहाँ मन तहाँ रैंडमली अलाएंगे, ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, इसी को एच बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। एच इक्वल टू क्या होता है, NI/L। तो आप देख रहे हैं करंट आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे बना रहे हैं, बिजली के सहारे, ठीक है। करंट दे करके हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, है ना, तो भाई अंदर में जितने भी इसके डाइपोल है वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसका देखिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया आपने, इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो डायरेक्शन दिखाया जाता है ना, ये मैग्नेट के अंदर का दिखाया जाता है। तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है आपका, साउथ से नॉर्थ तरफ जाता है। क्लियर हुआ? तो जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ये भी है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है। तो भाई क्योंकि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो चुका है, तो भाई इस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई बहुत हाई होता है भाई, समझ गए? रिलेटिव परमेबिलिटी काफ़ी हाई। परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि अपने अंदर से अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ईजिली पास करवा दे भाई। जो भी हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसको क्या कर दे रहा है, ईजिली पास करवा दे रहा है ना, यानी इसका परमेबिलिटी हाई है। वही सब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है, इन एन अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस द मॉलिक्यूलर मैग्नेट आर रैंडमली अलाइंग, यानी जहाँ मन तहाँ अपने मर्जी से अलाइंग है, एंड फॉर्म क्लोज चेन एज शोन इन द फिगर। देख रहे हैं सब कैंसिल आउट हो जाएगा। द नॉर्थ पोल ऑफ वन मॉलिक्यूलर मैग्नेट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ साउथ पोल ऑफ द अदर, यानी नेट मैग्नेटिज्म जो है यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा। सेकेंड केस, व्हेन अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज अप्लाइड, देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई किए हैं, है ना, द मॉलिक्यूलर मैग्नेट आर टर्न एंड टेंड टू अलाइंग इन द सेम डायरेक्शन विद द नॉर्थ पोल ऑफ वन मॉलिक्यूलर, है ना, उसी तरीके से अलाइंग हो जाएगा। इसके कारण हम लोग यहाँ पे सब्सटेंस कैसा दिखेगा, मैग्नेटाइज दिखेगा, ठीक है। और वही अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं फिर भी ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा भाई, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा मतलब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए भाई, तो जो भी मैग्नेट बचता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, है ना। तो जिसमें जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को गेन करने का ताकत होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा भाई, एक तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर ये हम लोग इसको हार्ड मटेरियल बोलते हैं भाई, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस आप समझिए रिवीजन पर्पस के लिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लाइन देखिए, द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द, यानी कौन सा मैग्नेट मैग्नेटाइज होगा कौन सा नहीं मैग्नेटाइज होगा भाई, ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई इस स्पाइस मैन के अंदर, यानी इस टुकड़े के अंदर भाई जो डाइपोल है वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, एक ही साथ इसी के डायरेक्शन में अलाइन हुआ तो भाई इसको बोलेंगे मैग्नेटाइज हो जा रहा है। नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन का तो बोलते हैं भाई डी मैग्नेटाइज हो, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया भाई, ठीक है। तो वही है अलाइनमेंट क्या है आपका, है ना, उसी हिसाब से व्हेन ऑल द मॉलिक्यूलर मैग्नेट आर फुली अलाइंड। अब जैसे पूरा का पूरा जितना था इसमें भाई, इतना आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे दिया कि भाई इसके अंदर जितने भी डाइपोल थे सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं। अब कोई डाइपोल बचा ही नहीं भाई अलाइन होने का, तब क्या बोलेंगे कि भाई ये अब जो पीस है ये सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट का मतलब क्या कि भाई अब बाहर से कितना भी आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर दीजिए, अंदर का जो भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, नहीं बढ़ेगा वो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है व्हेन ऑल द मॉलिक्यूलर मैग्नेट आर फुली अलाइंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी सैचुरेटेड विथ मैग्नेटिज्म।
ओके, इसी चीज़ को हम लोग को ग्राफ में दिखाते हैं BH कर्व में। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ मैग्नेटाइज सब्सटेंस और मैग्नेट इज हीटेड, अगर आप इसको हीट करेंगे भाई तो सीधी सी बात है, हीट करने से क्या होता है, किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो भाई ये एक्सपेंड होता है। ओके, और एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा, या फिर ऐसे समझिए हीट करेंगे भाई तो आपका जो एटम है ना, क्वांटम फिजिक्स में चले जाइए, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो बाहर से एनर्जी गेन करके, थर्मल एनर्जी गेन करके ओवर एक्साइटेड होंगे, यानी वाइब्रेट करेंगे, फिर अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे, भाई एनर्जी उसका बढ़ते जा रहा ना, समझ गए। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हीट करने से या फिर हैमर करने, हथौड़ी से मारने से सब क्या हो जाएगा, आपका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता भाई। तो ये अब यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर है, यानी वो टेम्परेचर, यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप ज़्यादा हीट करेंगे भाई, और जिस टेम्परेचर पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर अपना मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खो देता है ना, तो भाई उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्यूरी पॉइंट, या फिर क्यूरी टेम्परेचर। वही लिखा है यहाँ पे, लिखा ना, द टेम्परेचर एट विच अ मैग्नेटाइज सब्सटेंस लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आयरन का एग्जांपल दिया भाई, क्योंकि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भाई ये आयरन का टुकड़ा भी क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा, है ना। और जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा भाई, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को भी अगर आपको हटाना है तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो आयरन के लिए यहाँ पे लिखा है भाई 770 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हीट कर देंगे तो भाई ये हम लोग का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आपका आयरन क्या होता है, अपना सारा का सारा जो पहले से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होल्ड किए हुआ था, गेन करके रखा हुआ था, है ना, वो खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगा इसका। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे निकल कोबाल्ट की बात करें तो भाई 358 है ना, यानी निकल का हो गया 358 और कोबाल्ट का हो गया आपका 1121, यानी कोबाल्ट को भाई डीमैग्नेटाइज करने में आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अब देखिए भाई, ये तो हम लोगों ने ऐसे समझ लिया। अब मॉडर्न व्यू की बात करते हैं, यानी पूरा क्वांटम फिजिक्स पे जाकर के करते हैं बात। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ बोल रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर, है ना, मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाकर किया लिखा ना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का दो तरह मोशन होता है भाई, जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ क्या कर रहा है भाई, अपने ऑर्बिट पे भी घूम रहा है ना, मतलब अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दिन रात हो रहा है। अपने एक्सिस पे घूमने के कारण दिन रात होता है ना भाई। और एक होता है कि भाई ये सूरज के चारों ओर घूम रहा है, यानी रिवॉल्विंग बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो चारों ओर घूमने के कारण क्या होता है, आपका मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी बरसात ये आता है, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे घूमने के कारण दिन रात हो रहा है, और सूरज के चारों ओर घूमेगा यानी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसके कारण बारिश यानी मौसम चेंज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से, एक तो भाई अपने ही, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के, लेकिन ये अपने एक्सिस पे भी घूमते रहता है भाई, ठीक है ना। समझ में आया, क्वांटम नंबर जब आप पढ़ेंगे भाई तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो ये भाई ऑर्बिटल और स्पिन दोनों कर रहा है। वी नो डैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब अलग अलग एटम में अलग अलग ऑर्बिट होंगे, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड और थर्ड वन, ठीक है। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट, है ना, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। ड्यू टू दिस टू मोशन ईच एटम इज इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप। अभी जस्ट बता भाई, अभी स्पिन मोशन को छोड़ दिए, मतलब अपने एक्सिस पे जो गोल गोल घूम रहा है इसको छोड़ दिया, बस आप रिवॉल्विंग के ऊपर फोकस कीजिए भाई। इलेक्ट्रॉन जो है इस लूप में घूम रहा है, तो सीधी सी बात है करंट बनेगा, है ना, करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है ना, करंट लूप अभी जस्ट समझा भाई। या फिर कहीं अपने आप में भाई क्या हो गया, एक तरीके से लूप ही तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसके चलते जो करंट बनेगा अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि करंट क्रिएट कर दे रहा है, करंट के चलते भाई मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या हो जाएगा, ये खुद मैग्नेटिक तरफ बनेगा, यानी बिहेव करेगा। और मैग्नेटिक तरफ बिहेव करेगा समझते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, ये खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल है भाई, यानी इसका खुद का एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है ना, इन द अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक डाइपोल आर रैंडमली ओरिएंटेड। मतलब अनमैग्नेटाइज्ड है तो भाई इसमें डाइपोल जो है जिधर तितर बितर होंगे, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंस, है ना, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, व्हेन द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, अगर मैग्नेटाइज हो गया तो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया, एक साथ अलाइन हो जाएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, सिंस द रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम काउजेज मैग्नेटिज्म, नो सब्सटेंस इज अ नॉन मैग्नेटिक। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था भाई कि इस पूरे दुनिया में सारी चीज़ एटम से मिलकर के बने हुए हैं, और हर एक एटम के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन कारण करंट आ रहा है, करंट कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है भाई। सभी के अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म है, सभी के अंदर भाई मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम लोग न्यूट्रल क्यों है, हम लोग के अंदर भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग के अंदर जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है भाई
वो रैंडमली अलाइंग है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंग नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, सिंस द रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम कॉजेज मैग्नेटिज्म, नो सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सब हो गया भाई। आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है, तो भाई हम लोग का 3 तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल है, डाया हो गया, पारा हो गया और फेरो हो गया। तो पहला देखिए, व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कॉपर, जिंक, बिस्मुथ है ना, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख रहे हैं इसको, लेकिन भाई इसके कारण यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण भाई ये मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, फिर कहिए बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, तो भाई या फिर कहिए जो इनका डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है भाई वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन जस्ट अपोजिट है, यानी रिपेल कर रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग क्या बोले, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। वही अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, एंटीमोनी की बात करें, तो भाई इसमें थोड़ा बहुत जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंग होता है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये भी है ना, वही लिखा है ना, अट्रैक्टेड बाय देयरफॉर पैरामैग्नेटिज्म फेवरली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, है ना, मतलब काफ़ी कम मैग्नेटिज्म शो करता है। वही फेरो की बात करें भाई तो सीधी सी बात है, पूरा डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइंग हो जाएगा, तो काफ़ी ये वही लिखा हुआ है, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो ये पूरा हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। नो डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म आर वीक फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिज्म, हाउएवर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये तो पूरा थ्योरी हो गया भाई। अब यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गया, यानी बिजली को यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कैसे मैग्नेट बनाते हैं वो सब आपका चलेगा। जैसे आपका करंट कैरिंग कॉइल हो गया, आपका करंट कैरिंग वायर हो गया, है ना, तो ये सब है। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये हम लोग का रिलेशन समझना भाई, ठीक है। 10 मिनट और लगेगा, 10 मिनट के अंदर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए। टाइम देख लेते कितना हो गया भाई। ओके, देखिए सबसे पहला भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो भाई देखिए इसको हम लोग कैपिटलाइज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या, कुछ भी भाई, एल्युमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप उठा रहे हैं जमीन से, कहीं पे भी रखा उसको उठा रहे हैं, तो भाई वो अपने आप में क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना। आपका जो नेट डाइपोल होगा भाई वो तो रैंडमली अलाइन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है। अब मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या, या तो पारा होगा, या तो डाया होगा, या तो फेरो होगा, है ना। तो वही बोल रहा है, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने इस पे अप्लाई कर दिया, द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। अब जैसे आप ज़्यादातर केस में हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ही लेकर के चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है, तो मटेरियल क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। क्यों मैग्नेटाइज होगा भाई, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी डाइपोल होंगे सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता भाई, कितना हार्ड ये मैग्नेटाइज होगा, कितना स्ट्रांगली ये मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द measure of the extent to which the material is magnetized and depend upon the nature of material, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा भाई, ये चीज जो है डिपेंड करता है कि ये जो मटेरियल आपने यूज किया इसका नेचर कैसा है, फेरो है, डाया है, पारा है ना, कौन सा आपने मटेरियल यूज किया उस पर टोटली डिपेंड करेगा। तो ये लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल, है ना। अभी जस्ट बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलिए या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए भाई, शॉर्टकट में लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब कैपिटल एम की बात हो रही है। ये क्या बताता है, ये बताता है भाई कि कोई भी मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या फिर कि इसका पोल का जो ताकत होगा कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो ये है कि भाई द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। समझ गया ना। जैसे ये जो भी आपने मटेरियल लिया भाई, इसका भाई 3D होगा ना, जब भी होगा तो कोई भी अगर आप टुकड़ा ले रहे हैं, लोहे का लीजिए, एल्युमिनियम का लीजिए, कॉपर, कोई भी टुकड़ा ले तो अपने 3D पीस है ना भाई। वो रियल वर्ल्ड में सब चीज़ तो 3D ही है ना, समझिए। तो 3D इसका मतलब क्या, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल क्या बताता है, सीधे सीधे कितना ताकतवर मैग्नेट बनाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब समझिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के लिए मान लेते हैं मेरा ये पूरा टुकड़ा ही ले लीजिए भाई, यूनिट वॉल्यूम है, ये 1 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, 1 मीटर, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में भाई कितना एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना पा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यूनिटी के लिए आपने डिफाइन कर लिया भाई, तो पीस कितना ही बड़ा हो तो उस हिसाब से आप यूनिटी मेथड निकाल कर लगा सकते हैं, समझ में आया। तो ये एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। वी क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है भाई। अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई आई इक्वल टू हम लोग का एक एम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैंने यहाँ पे दो फार्मूला बताया। एम इक्वल टू एक तो था NIA, एक तो ये था भाई सर्कुलर कॉइल के लिए, एक था आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 2L इंटू एम, या फिर कहीं इसको हम लोग लिखते हैं M इंटू 2L। ये कहाँ से था, जहाँ पे M क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, 2L क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का दूरी है ये, ठीक है, समझ गए। तो M को इसने क्या किया है, ये जो M है यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया ये वाला भाई M इंटू 2L अपॉन, और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू जो भी आपका लेंथ है भाई, ठीक है ना। इसको 2L से रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई। तो ये ऊपर में क्या बन जाएगा आपका, देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। आई इक्वल टू लिखा है ना भाई, ये वाला फार्मूला एम की जगह हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या लगे, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये एक और एल आ जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, सीधे से वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सीधे से क्या कर दिया, इसको काट दिया है और ये सीधे एम अपॉन एरिया यानी पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या हो गया, एक एल कट गया है ना, अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर कट गया, तो सीधी चीज़ क्या बचेगा, एम अपॉन एरिया ही बचेगा, 2 कॉन्स्टेंट तो कट गया है ना। तो मेन हम लोग का ये भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू क्या है आपका एम अपॉन वी, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या है आपका, फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी जस्ट फार्मूला बताया था एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। कहाँ से फार्मूला आया था, तो यहाँ से हम लोग निकाला था। ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो भाई इसका तो कोई मतलब नहीं, 1 है तो ऐसे रहने देते हैं। एम्पियर हो गया और एरिया का आपका मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। और नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है ये, तो लिखता है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। अगेन ये मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल हम लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं भाई, पारा हो गया, फेरो हो गया, डाया हो गया, ये सब मटेरियल की बात हो रही है ये। तो लिख रहा है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इंडिकेट्स हाउ इजिली द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। यानी हाउ इजिली का मतलब क्या है कि भाई अगर आप कम से कम भी अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर कहिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे रहे हैं जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद भी अगर आपका कोई मटेरियल भाई अच्छा खासा मैग्नेटाइज हो जा रहा है, यानी इसके सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई या फिर कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो ये लिखा हुआ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि भाई यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है या फिर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये कि भाई क्या है ये, तो रेशियो है किसका, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप इन अ मटेरियल टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो I अपॉन H हो जाएगा। ये हो गया मेरा XM का फॉर्मूला। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट की बात करें भाई, तो यूनिट का फॉर्मूला यानी I का यूनिट अभी जस्ट हम लोग निकाला ऊपर में, अभी देखिए ना I का यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है आपका, यह गया एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और H इक्वल टू क्या होता है, H का यूनिट देखिए NI अपॉन L, N का तो कोई यूनिट नहीं भाई, I का क्या हो जाएगा आपका एम्पियर और नीचे में आपका मीटर, तो इसका भी क्या आ गया एम्पियर मीटर, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिटलेस हो जाएगा, है ना, यानी इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है। वही लिखा तो है ना, वही लिखा XM इज अ नंबर भाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आगे बढ़ते हम लोग, अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन म्यू आर एंड XM। देखिए भाई समझिए, म्यू आर का क्या मतलब होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब क्या है भाई कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से पास करवा ले रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें भाई, जैसे एयर कोर की बात करते हैं, एयर कोर मतलब वायर को भाई बस आपने ऐसे लपेट दिया, इसमें कोई भी आपने
कोर यूज़ नहीं किया, मतलब एयर कोर है तो सीधी सी बात है एयर का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है तो 1 के बराबर होता है ना। तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये काफ़ी वीक बनेगा। किसके कंपेयर में? अगर आप सेम नंबर ऑफ टर्न्स यानी सेम कॉइल को अगर आप सेकेंड केस में क्या कर दीजिए, एक आयरन कोर के ऊपर लपेट दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो बी बनेगा ये वेरी स्ट्रांग बनेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई इस कोर के कारण, क्योंकि इसका कोर का रिलेटिव परमेबिलिटी काफ़ी हाई था, उसने क्या कर दिया आपके फ्लक्स को बढ़ा यानी बी को बढ़ा दिया, क्योंकि बी इक्वल टू क्या है आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो फर्स्ट केस में म्यू आर का वैल्यू तो 1 था भाई, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एच जो भी दिया दोनों केस में एच को हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। इसमें क्या हो गया आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें भी है लेकिन यहाँ पे अब म्यू आर जैसे यहाँ पे म्यू आर क्या था 1 के बराबर था, लेकिन यहाँ पे म्यू आर क्या है, म्यू आर मान लेते भाई आपका 100 है, 100 है, तो सीधी सी बात है 100 टाइम बढ़ जाएगा ना, एच आपका वही है सेम जो पहले आपने अप्लाई किया था। तो भाई आप देख रहे हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी का भी सेंस ये है कि भाई ये सीधे सीधे बता रहे हैं भाई कोई भी मटेरियल जो है कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा। म्यू आर का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगा आप कहेंगे भाई आप कम मैग्नेटिक यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स देकर के भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं भाई कि जो एक्सएम है यानी आपका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसका भी यही मतलब है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल भाई कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए जब भी आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, है ना, उस केस में। तो दोनों के बीच में क्या ऐसा रिलेशन है ये देखना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो वही है यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है। अब इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहीं से आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 है भाई इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि भाई ये ऑप्शन में एम का क्या मतलब है, फिर एम ये कहाँ से आया है। तो उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भाई बैटरी कैमरे का देखते हैं, सही है। देखिए सबसे पहले भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि भाई हम लोग जैसे आयरन कोर की बात करते हैं, एक आयरन कोर ले लीजिए, इसमें हम लोगों ने भाई कॉइल लपेट दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया तो भाई इसमें करंट फ्लो होगा, और ये क्योंकि भाई मेरा आयरन कोर है, आयरन कोर। तो अब देखिए फर्स्ट केस, इसको सेकंड केस मानते हैं, फर्स्ट केस मान लेते हैं एयर कोर, ठीक है, यानी सेम कॉइल है भाई, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, एयर में इसको लपेट दिया इस तरीके से, समझ में आया। यहाँ पे हम लोग एयर कोर दिखा देते हैं, एयर है पूरा, ठीक है, एयर में रखा हुआ भाई। तो समझिए भाई फर्स्ट केस में यहाँ पे जो भी फ्लक्स बनेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, म्यू आर का वैल्यू तो 1 नहीं हो जाएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा भाई, इसमें आपने एच कितना दिया है यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना दिया है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, एन आई अपॉन एल है, तो ये कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स का एल कांस्टेंट, तो भाई सीधी सी बात है एच क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के ऊपर है, यानी जितना आप करंट देंगे उसी हिसाब से ये बी बनाएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है भाई कि आपका इस करंट के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जैसे मान लेते फर्स्ट केस में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड बना यानी बी इक्वल टू मान लेते आपका 2 टेस्ला के बराबर बना भाई, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है सेम कॉइल है, सेम करंट आपने दिया हुआ है, इसमें सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सीधी सी बात है कि भाई इसमें आपका 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जो आयरन का कोर आपने यूज किया इसके अंदर जो डाइपोल्स थे भाई वो भी तो अलाइन हो जाएंगे, समझ में आया, क्योंकि इस करंट के कारण क्या है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह कर रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है इसे सारे डाइपोल को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा, समझ गए। तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड था 2 टेस्ला वो तो था ही इसमें, लेकिन भाई ये आयरन कोर भी अब एक मैग्नेट बन चुका है, तो इसमें आपका अगेन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मान लेते 1 टेस्ला आपका किसके कारण बन गया, ये आयरन पीस के कारण, यानी ये खुद मैग्नेटाइज हो गया, यानी खुद मैग्नेट तरह बिहेव कर रहा है। तो टोटल कितना बन गया आपका यहाँ पे 3 टेस्ला के बराबर बना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे आते हैं, यही चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि भाई कंसीडर करंट कैरिंग टोराइड। टोराइड का क्या मतलब होता है भाई, डिजाइन को अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर आपके पास मान लेते हैं इस तरीके का कोई आयरन का रिंग है भाई, आपने अगर कॉइल को ऐसा लपेट दिया, यानी सर्कुलर रिंग पे अगर आपने कॉइल को लपेट दिया तो इसको हम लोग टोराइडल कॉइल बोलते हैं, फिर टोराइडल सोलेनॉइड बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर रहा है, तो अभी वही है कि भाई हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं भाई मेरे पास एक करंट कैरिंग टोराइड है हैविंग कोर मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, मतलब वाले जो कोर है हम लोग का ये आयरन का बना हुआ, तो सब कुछ ना कुछ परमेबिलिटी होगा ना भाई। तो डेफिनेशन हम लोग क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं एक जनरल फार्मूला, तो यहाँ पे म्यू आर मान लिया है, ओके।
और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं इस तरीके का कॉइल है, यहाँ पे हम लोग सप्लाई भी दिखा देते भाई, यहाँ से H हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल इज गिवन बाय, तो टोटल क्या होगा भाई, देखिए इस कॉइल के कारण, क्योंकि आप एक फर्स्ट केस में एयर कोर लेके चलिए, तो एयर कोर का अभी जस्ट मैंने समझा ना भाई, तो एयर कोर का मान लेते जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना ये 2 टेस्ला के बराबर बना, जिसको मैं बी नॉट बोल रहा हूँ, और ये जो आयरन कोर आपने यूज किया है जिसका परमेबिलिटी म्यू आर है, तो भाई इसके कारण ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, तो ये मैग्नेटाइज होगा, तो इसके चलते भी तो भाई मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वही है बी नॉट प्लस बी एम का मतलब समझिए, लिखा है ना, बी नॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू करंट इन द कॉइल। इस केस में जो मैंने आपको बताया है करंट इन द कॉइल, यानी फर्स्ट केस जिस सिर्फ और सिर्फ करंट के कारण कितना आ रहा है, और वही सेकंड केस जो बी एम है भाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो मटेरियल है भाई, यानी जो आयरन है, आयरन कोर है, ये खुद एक मैग्नेट बन चुका है, तो उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, बी नॉट प्लस बी एम कर देंगे, समझ में आया, तो ये रिलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं आगे, अगर हम लोग बी नोट की बात करें भाई, बी नोट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू करंट इन द कॉइल, सिर्फ और सिर्फ करंट के कारण भाई, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो रहा है, यानी एयर कोर की वाली केस की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लोग का बी का फॉर्मूला, क्योंकि म्यू आर तो 1 होता है भाई, तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट इंटू एच, सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट इंटू एच। तो भाई ये जो है बी नॉट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए लिखा गया है, करंट के कारण ही बना है, तो भाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच कहाँ से आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है बी एम, तो बी एम को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बी एम इक्वल टू लिखा है म्यू नॉट इंटू आई, आई जहाँ पे क्या है, आई है मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये कहाँ से लेके आया फॉर्मूला, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए स्टार मार्क लगा यहाँ पर, सबसे पहले इसने बोला कि भाई जो बी होता है क्या है, म्यू नॉट इंटू एच, है ना, सही बात है, यहाँ पे म्यू आर भी कर लेते हैं, सही बात है। अगर आप म्यू नॉट म्यू आर, एच का फॉर्मूला ओपन कीजिए, क्या होता है, एन आई अपॉन एल, सही बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखें बी इक्वल टू, बी छोड़ दिए, बी मतलब क्या, इसके ऊपर काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू आर छोड़ रखा है, एच बस आप समझिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई मतलब करंट है भाई, ठीक है, अपॉन एल, ठीक है। अब इसको देखिए और ओपन करके क्या लिखा है, म्यू नॉट इक्वल टू एन था वैसे का वैसे ही रहने दिया है भाई, आई एम था ये वैसे वैसे, अब ऊपर नीचे बस क्या किया, एरिया से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एल नीचे में था, है ना, एरिया से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या होता है, एन इंटू आई इंटू ए, किसके लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए। तो टोरॉइडल कॉइल क्या है, करंट कैरिंग लूप ही तो है। तो भाई यहाँ पे अब देखिए ये एन है, आई है, ये ए है, तो एन आई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम लिख सकता हूँ, बोलिए। तो यहाँ पे इसके जगह भाई मैं एम लिख दूंगा, कैपिटल एम, और नीचे में एरिया इंटू एल है, एरिया इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा, ये बन जाएगा मेरा वॉल्यूम। तो भाई एम अपॉन वॉल्यूम, है ना, एम अपॉन वॉल्यूम, जस्ट लिखा ना, आई इक्वल टू क्या था, एम अपॉन वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आपने देखा ना भाई, यहाँ पे है ना, आई इक्वल टू एम अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह एम कर दिया, नीचे में मेरा वॉल्यूम हो गया, तो भाई ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आई के बराबर, तो ये म्यू नॉट हो जाएगा, और म्यू नॉट और ये पूरे की जगह हम लोग आई लिख देंगे। तो वो चीज़ आपका यहाँ पे कर दिया भाई। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम लोगों ने कैसे इस तरीके से ओपन करके लिखा। अब हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट पेज में आते हैं तो देखिए यहाँ बस वैल्यू पुट कर दिया भाई। टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड था ये मेरा बी नॉट प्लस बी एम था, इसके जगह हम लोगों ने लिखा म्यू नॉट इंटू एच, इसके जगह हम लोग लिखा म्यू नॉट इंटू आई, लिख दिया हम लोगों ने। कॉमन लेते हैं, म्यू नॉट कॉमन ले लिया हम लोगों ने, म्यू नॉट कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एच प्लस क्या हो जाएगा आपका आई बचेगा, ठीक है। एक मिनट भाई, अब देखिए तो यहाँ पे आ गया हम लोग का b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। अब हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला पता है आई अपॉन एच, कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण कितना इजीली जो है आपका कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जा रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम आई की बात करें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लिया है, इस फॉर्मूले में से आई का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो भाई ये मेरा क्या बन जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे XM इंटू एच। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें भी भाई ठीक है H कॉमन ले रहे हैं, इसमें भी H है इसमें भी H है, तो म्यू नॉट इंटू एच, तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस XM। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग को एक और फार्मूला है पता कि भाई B इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, और म्यू को अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ठीक है। तो भाई B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच है, तो भाई ये जो B का वैल्यू है ना यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये B की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो B की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, यानी B की जगह हम लोग लिख दिया म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, और इधर जो था यानी ये वैल्यू ऐसे का वैसी है म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस XM। तो यहाँ से आप देखिए कि भाई H कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस XM। समझ में आया। तो अब देखिए भाई रिलेटिव परमेबिलिटी और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इनके बीच में क्या रिलेशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका दिया हुआ है, किसी मैग्नेट का इतना है ना, इतना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो भाई इंटेंसिटी यानी आई के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आई अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट, भाई इसका ये दिया हुआ है आपका, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपका, ठीक ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है, और ये जो है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। तो भाई सीधे से फॉर्मूला लगा दिया M अपॉन V। M मेरा 1 है यहाँ पे, देखिए 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, और ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, कर लिया हम लोगों ने, इतने के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्पाइसमैन का मतलब होता है कि कोई टुकड़ा, भाई लोहे का टुकड़ा हो सकता है, एल्युमिनियम का। स्पाइसमैन मतलब टुकड़े को बोलते हैं, एक कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं भाई वैसा टुकड़ा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए ना, कोई भी टुकड़ा आप ले लीजिए उसको स्पाइसमैन बोल देंगे हम लोग सीधे सीधे। तो ये है कि भाई मेरे पास एक आयरन है, इज यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी यहाँ पे हम लोग का H दिया हुआ है, क्योंकि H का यूनिट क्या होता है NI अपॉन L, तो एम्पियर मीटर, ठीक है। यूनिट से पकड़ा कीजिए, H दिया हुआ है 500 एम्पियर पर मीटर। इफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द स्पाइसमैन से इतना, फाइंड द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो भाई हम लोग का यहाँ पे देखिए B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी आपका यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे तो B अपॉन म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। तो B का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, H आपका दिया, इतने के बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग XM की बात करें तो XM इक्वल यहाँ से निकल जाएगा तो इतने के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आप सीधे ही समझिए भाई कि म्यू आर और XM दोनों बराबर हैं, है ना। म्यू आर और XM दोनों बराबर है, बस 1 का डिफरेंस हो जाता है भाई। यहाँ पे जो +1 आ गया ना, ये बस आपको ध्यान रखना। आप देखिए यहाँ पे म्यू आर इतना है और XM जो है आपका एक है ना, XM यहाँ से निकाल कम हो जाएगा, क्योंकि म्यू आर जो है आपका XM +1 है, यानी आप कह सकते हैं हमेशा जो म्यू आर होगा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू XM के मुकाबले। क्लियर हुआ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही पूछा था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो भाई हम लोग को पता है B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, C हो जाएगा इसका ऑप्शन, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। एम जहाँ पे क्या था, M को हम लोग यहाँ पे I बोलेंगे सीधे सीधे, क्योंकि I इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू M अपॉन V था भाई, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम के लिए तो 1 हो जाएगा, है ना, ऐसे आप कर सकते हो। तो C फॉर कैट हो जाएगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, इसको हम लोग कवर करते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। इसमें आपको करेक्ट बताना भाई, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो C फॉर कैट हो जाएगा। अब कैसे है समझिए, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा भाई कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्रिएट हो रहा है, फिर फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्या था B नॉट प्लस BM। B नॉट को हम लोगों ने लिखा है म्यू नॉट इंटू एच प्लस BM को हमने लिखा है म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ पे आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भाई, ठीक है। वही अगर हम लोग ऑप्शन C की बात करें तो भाई यहाँ पे जो हम लोग का टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। अब ये जो बुक है आपका मेड इजी वाला SSC JEE का, इसके सॉल्यूशन में आप जाके देखें,
यहाँ पे जो कैपिटल एम है भाई, इस कैपिटल एम को इसने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजेशन लिख करके छोड़ दिया है। यानी अलग अलग बुक में भाई अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं पे आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कहीं से एम में, है ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड है भाई वो आई ही है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि भाई एम से, कैपिटल एम से हम लोग अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं, स्मॉल एम से हम लोग पोल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो सबका स्टैंडर्ड फिक्स है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम लिख दिया गया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ नहीं आई ही है आपका, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। क्लियर हुआ ना? तो नेक्स्ट सेशन से भाई हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंफर्म 72 से लेकर के 100 तक कवर करेंगे। क्योंकि भाई जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर बता दिया जाए, कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये सब तो आपका सॉल्यूशन भी दिया होना यार, आप पैसा क्यों फंसाइएगा, है ना, क्यों किसी को आप 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये चीज़ आप समझिए, ओके, समझ के पढ़ेंगे भाई, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा।